हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवांशी और आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है और इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में हम एग्स और स्पर्म्स को लैब में फ्यूज़ करके मतलब फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं जिसे कि हम भ्रूण कहते हैं। और इस एम्ब्रियो को फिर हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं इस होप में कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। तो इस प्रोसीजर में सक्सेस रेट्स नियरली 60% तक हो सकते हैं, बट दैट वेरीज एज पर द केस सिनेरियो। जैसे कि एज फैक्टर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, फीमेल की एज, स्पर्म की क्वालिटी, एग की क्वालिटी, कल्चर कंडीशंस एंड पहले की हिस्ट्री और एंडोमेट्रियल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि सक्सेस रेट्स कैसे रहेंगे। अब आइए हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसके बेसिकली दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का, सेकेंड स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन जो प्रोसेस है, इसमें पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे से इंजेक्शंस लगते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के, जो कि हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। तो इस इंजेक्शन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो 1 to 2 mm पर डे की रेट पे ग्रो करेंगे। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स 18 से 22 वाले साइज़ में आ जाते हैं, तब एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाया जाता है फाइनल फॉलिकुलर मैचुरेशन के लिए। फिर इसके 35 आवर्स के बाद पिकअप का प्रोसीजर प्लान्ड होता है। पिकअप का प्रोसीजर, जिसको कि टीवीओआर भी कहते हैं या ओपीयू भी कहते हैं, इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि सिडेशन लाइट एनेस्थीसिया जैसा रहता है। तो इसमें कोई पेन नहीं होता है। इसके लिए हार्डली 1 दिन का ही भर्ती लगता है। और इस प्रोसीजर में वो सारे एग्स हम रिट्रीव कर लेते हैं सोनोग्राफी गाइडेड प्रोसीजर के थ्रू। एग्स रिट्रीव करके फिर उसमें स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ कराते हैं इनको लेबोरेटरी में, जिस आईवीएफ के द्वारा। और फिर एम्ब्रियो बनने के लिए हम रखते हैं, कल्चर होने के लिए। फिर ओपीयू की प्रक्रिया के बाद पेशेंट शाम को घर जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डे 3 या डे 5 दोनों किस्म का हो सकता है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ्रेश या फ्रोज़न दोनों प्रकार से किया जा सकता है। फ्रेश ट्रांसफ़र जो है वो होता है जिसमें जिस साइकिल में हमने स्टिमुलेशन किया था उसी साइकिल में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर देते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो कि आजकल ज़्यादा कॉमन है, इसमें हम जिस जिस साइकिल में ओवेरियन स्टिमुलेशन हुआ था उस साइकिल में ट्रांसफ़र ना करके उसके नेक्स्ट या फिर उसके बाद वाली साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्ब्रियो एक बार फ्रीज़ हो जाते हैं तो ये अप टू 10 ईयर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द एआरटी एक्ट। तो एम्ब्रियो एक बार जब फ्रीज़ हो गया तो फिर उसका टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चेंज होता है, तो हम जिस भी साइकिल में हमारे लिए कन्वीनियंट हो उसमें ट्रांसफ़र प्लान कर सकते हैं। और जब ये ट्रांसफ़र प्लान किया जाता है उसके लिए पीरियड के सेकेंड डे से हार्मोन की दवाई दी जाती है। मेनली ये ओरल फॉर्म में दी जाती है, जो कि 10 to 12 डेज़ यूजुअली वो लिया जाता है। फिर सोनोग्राफी करने के लिए आना होता है, और सोनोग्राफी में हम लेयर की थिकनेस, उसका ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र प्लान करके पेशेंट को बुलाते हैं डे 3 या डे 5 पे। और अब हम समझें कि आईवीएफ के इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो आईवीएफ प्राइमरीली आया था ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए। तो बेसिकली जिन पेशेंट्स में फेलोपियन ट्यूब्स ख़राब हो चुकी हैं या ठीक से काम नहीं कर रही हैं या ब्लॉक्ड हैं किसी भी वजह से, चाहे वो सर्जरी हो चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, तो उनके लिए प्राइमरीली आईवीएफ आया था। तो बेसिकली जो काम फेलोपियन ट्यूब में हुआ करता था वो सारा काम लैब में किया करते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इंडिकेशन है ट्यूबल फैक्टर। और इसमें जो भी काम फेलोपियन ट्यूब में होता है वो सारा लैब में हो जाता है, इसीलिए ये एक तरह से पूरा ट्यूबल फंक्शन ही बाईपास हो जाता है। सेकेंड इसका जो इंडिकेशन है वो होता है इन केसेस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कोई कारण बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें जैसे आईयूआई भी फेल हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर हम आईवीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है इसके लिए। क्योंकि कई सारे केसेस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में फर्टिलाइजेशन फेलियर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो इक्सी के थ्रू हम ओवरकम कर सकते हैं कुछ केसेस में। और तीसरा इंडिकेशन होता है पीसीओ। पीसीओ में भी अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन या आईयूआई से नहीं सक्सेस मिली है तो आईवीएफ अच्छा ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं केसेस जिसमें कि पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तो चौथा इंडिकेशन है पुअर ओवेरियन रिजर्व। एंड फिफ्थ इंडिकेशन है जैसे सोशल एग फ्रीजिंग अगर किसी ने कराया है, तो अगर एग फ्रीज करके रखे हुए हैं तो उसमें ओनली ऑप्शन इज़ आईवीएफ। फिर सिक्स्थ इंडिकेशन है कि अगर किसी का एम्ब्रियो का बायोप्सी हुआ है, जिसको कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, तो क्योंकि एम्ब्रियो की बायोप्सी होनी है तो इसमें आईवीएफ ही ऑप्शन होता है।
फिर लास्ट इंडिकेशन है सिवियर मेल फैक्टर। तो जिनमें कि सिवियर मेल फैक्टर है, जैसे कि एज़ोस्पर्मिया है या सीमेन एनालिसिस बहुत ही ख़राब है, उन केसेस में भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।